हाय स्टूडेंट, मैं सुंदरपाल ब्रोड, असिस्टेंट प्रोफेसर इन बॉटनी, गवर्नमेंट कॉलेज नोहर। एक बार फिर आपका स्वागत है कॉलेज के यूट्यूब चैनल में। और आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे वो है कोशिका द्रव्य एवं कोशिकांग, यानी साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेल्स। साइटोप्लाज्म की यदि मैं बात करूं, कोशिका द्रव्य की, तो इसके बारे में यदि हम जानें तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर की ओर तथा केंद्रक के जो बाहर स्थित जो लिक्विड पदार्थ होता है उसको ही कहते हैं मेनली जो कोशिका द्रव्य है वो। और उसके जो अध्ययन के लिए है ना, विशेष आवर्धन क्षमता वाले हमें जो माइक्रोस्कोप है उसका उपयोग किया जाता है। तो साइटोप्लाज्म होता क्या है? प्लाज्मा झिल्ली तथा केंद्रक झिल्ली जो है उसके द्वारा जो सीमित गाढ़ा जो चिपचिपा पदार्थ है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और साइटोप्लाज्म जो शब्द है इसका सर्वप्रथम जो उपयोग है वो स्ट्रासबर्गर ने किया था। जो साइटोप्लाज्म है उसको 3 भागों में बांटा गया है: हाइलोप्लाज्म, ट्रोफोप्लाज्म और ड्यूटेरोप्लाज्म। हाइलोप्लाज्म जो है वो तो रंगहीन पदार्थ होता है और ग्राउंड सब्सटेंस है इसका साइटोप्लाज्म का। और ट्रोफोप्लाज्म जो होता है उसमें विभिन्न प्रकार के जो ऑर्गेनेल्स हैं वो आते हैं, कोशिकांग आते हैं, जैसे ईआर हैं, गोल्जी बॉडी हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हैं, लाइसोसोम है, राइबोसोम है, और जो माइक्रोट्यूबुल्स वगैरह हैं, विभिन्न प्रकार के प्लास्टिड्स हैं वो हैं। और ड्यूटोप्लाज्म जो होता है उसमें जो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव जो सब्सटेंस हैं वो आते हैं, जिसके अंदर जो स्टोरेज सब्सटेंस हैं और जो बाकी जो स्रावी पदार्थ हैं, सिक्रेटरी सब्सटेंस हैं वो हैं, और साथ में एक्सक्रेटरी या उत्सर्जित जो पदार्थ हैं वो आते हैं। हम यदि कोशिकांगों की बात करें, जो दूसरा इसमें लिखा हुआ है कोशिका द्रव्य और कोशिकांगों की बात करें, तो सबसे पहला जो कोशिकांग आज हम आपके सामने लेके आ रहे हैं वो अंत्यपंद्रवी जालिका है। अंत्यपंद्रवी जालिका, जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या शॉर्ट फॉर्म जिसकी ईआर है, ये इंपॉर्टेंट है। ईआर कोशिकांगों की यदि बात करें तो ईआर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर कंपटीशन जो भी एग्जाम है उसके अंदर जो है ईआर से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं। और इसके अतिरिक्त जो आपका जो टॉपिक है, जो पेपर है यूनिवर्सिटी लेवल का, उसमें भी ईआर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ईआर के बारे में यदि हम चर्चा करें तो उसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझा सकते हैं कि ईआर जो है किसका बना होता है, और ईआर बेसिक जो हैं वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, और साथ में जो ईआर जो हैं उसका कार्य क्या है, क्या इसकी मतलब उपयोगिता है, इसके बारे में। तो आपकी स्क्रीन पे जो डायग्राम है वो एक ईआर का डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। इसके अंदर क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो एक डबल मेम्ब्रेन जटिल सूक्ष्म एवं जो है धानी तंत्र होता है, ये हम कह सकते हैं। और संपूर्ण कोशिका द्रव्य में केंद्रक से प्लाज्मा झिल्ली तक लगातार फैला रहता है। ध्यान से सुनिए, केंद्रक से लेकर के प्लाज्मा झिल्ली तक ये फैला रहता है। और सबसे पहले जो है इसकी बात करें तो इसकी खोज का जो श्रेय है वो वोटर को जाता है। और क्लाउडे तथा फुलम नामक वैज्ञानिक जो था, उन्होंने मिलकर के बताया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स से बनी हुई है। आपकी स्क्रीन पे नीचे जो दिखाई दे रहे हैं डायग्राम बी और सी और डी, तो इसमें जो ए डायग्राम है वो कंप्लीट दिखाई दे रहा है ईआर का, और सी जो हैं उसमें वेसिकल्स दिखाई दे रहे हैं, जिनको हिंदी में हम पुट्टिकाएँ कहते हैं, और डी जो हैं वो ट्यूबुल्स हैं, नलिकाएँ। तो जो प्रोकैरियोट्स कोशिका हैं और साथ में जो मैमल्स की सेल हैं, और साथ में जो हम मैच्योर एरिथ्रोसाइट सेल्स की बात करें, और एग सेल और एम्ब्रियोनिक सेल, ये जो सेल कुछ मैंने जो आपको बताई, इन सेल्स में ईआर एब्सेंट होती है। कौन कौन सी? प्रोकैरियोट सेल और मैमल्स जो हैं उसकी जो मैच्योर एरिथ्रोसाइट्स हैं उसमें, एग में, और एम्ब्रियोनिक जो सेल्स हैं उसके अंदर ईआर एब्सेंट होती हैं। और उन कोशिकाओं में जिसमें प्रोटीन्स और हार्मोन बनते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूर्ण रूप से विकसित होती है, जिसके अंदर क्या बनेगा?
प्रोटीन्स और हार्मोन्स का फॉर्मेशन होता है, उसके अंदर ये इसका डेवलपमेंट जो होता है बहुत अच्छी तरह से होता है, यानी कि अच्छी तरह से विकसित होती हैं। और इसकी स्ट्रक्चर्स की बात करें तो आपके स्क्रीन पे जो स्ट्रक्चर है उस पर ही मेनली जो है ये वीडियो बना हुआ है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है 3 प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है। इसके अंदर सबसे पहला जो बी दिखाई दे रहा है आपको, सिस्टर्नी। सिस्टर्नी क्या होती है? ये 400 से लेकर के 500 आर्मस्ट्रांग व्यास वाली लंबी, यानी कि इलोंगेटेड और चपटी फ्लैटेड और अनब्रांच्ड ट्यूबुलर है, यानी कि ट्यूब्स होती हैं सिस्टर्नी। सिस्टर्नी आपको दिखाई दे रही है, जो डायग्राम के अंदर आपको दिखाई दे रही है सिस्टर्नी। इसके अंदर आप देखिए, जो आपको थोड़ा सा डायग्राम क्लोज करके बताते हैं, बड़ा करके। ये जो है ये सिस्टर्नी है बी में। इसके अंदर क्या है, ये जो मैंने बताई अनब्रांच्ड हैं, फ्लैटेड हैं और इलोंगेटेड हैं और ट्यूबुलर हैं। और ये जो हैं पैरेलल जो हैं अरेंज्ड हैं। और जो सिस्टर्नी जो वर्ड है उसका सबसे पहले जो उपयोग है वो सजोस्टेन ने किया था। जो डी डायग्राम में डी जो दिखाई दे रहा है वो ट्यूबुल्स हैं। और ट्यूबुल्स की यदि हम बात करें तो जो ट्यूबुल्स हैं ये 500 से लेकर के 1000 आर्मस्ट्रांग व्यास वाली छोटी और ब्रांच्ड हैं। तो सिस्टर्नी जो थी वो अनब्रांच्ड हैं और ट्यूबुल्स जो हैं वो ब्रांच्ड हैं। और इनका यदि व्यास यदि देखें ट्यूबुल्स का तो वो 500 से लेकर के 1000 आर्मस्ट्रांग हैं, जबकि जो सिस्टर्नी थी उनका जो व्यास है वो 400 से 500 आर्मस्ट्रांग है। यानी कि जो सिस्टर्नी है वो पतली हैं और जो ट्यूबुल्स हैं वो मोटे हैं। और ट्यूबुल्स जो हैं वो शाखित होते हैं, जबकि सिस्टर्नी जो होती है वो शाखित नहीं होती हैं। सी जो हैं वो वेसिकल्स हैं। वेसिकल्स यानी कि पुट्टिकाएं, ये 250 से 5000 आर्मस्ट्रांग की हो सकती हैं, छोटी से लेकर के बड़ी व्यास जो होता है इनका। और ये लगभग जो हैं राउंडेड ही होंगी, गोलाकार होंगी और वर्ताकार या गोलाकार जिसको हम कह सकते हैं, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर्स से होती हैं ये। और ये जो तीनों प्रकार की स्ट्रक्चर्स जो हम आपको बताई हैं ये लगभग 500 आर्मस्ट्रांग मोटाई वाली एकल इकाई जो झिल्ली जो होती है उनसे तीनों चीज़ें घिरी हुई होती हैं। इसके ऊपर यदि हम मेम्ब्रेन्स की बात करें तो चारों तरफ से एक झिल्ली बन जाती है और इन झिल्ली से ये तीनों जो चीज़ें हैं ये घिर जाती हैं। कौन कौन सी? सिस्टर्नी और ट्यूबल्स और वेसिकल्स। ये तीनों चीज़ें घिर करके जो हैं एक कंप्लीट जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी संरचना का निर्माण करती हैं। हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की यदि टाइप्स की बात करें तो एक्टिविटी जो है वो और जो राइबोसोम्स हैं उसकी प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को मेनली जो है वो 2 टाइप्स जो हैं 2 भागों में बांटा गया। एक जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है जिसको हम बोलते हैं ग्रेन्युलर या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER। जो RER जो हैं यानी कि जिसको हम कणिका में या खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, उसकी जो है उसके अंदर रेटिकुलम की जो बाहरी सतह होती हैं उस पर राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम के कारण ही ये ऊपर से क्या हो जाती है, ये खुरदरी हो जाती है। और प्रोटीन संश्लेषण जो है तथा स्रावी कोशिकाओं में इस प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मुख्य रूप से पाई जाती है। जहाँ पर प्रोटीन संश्लेषण होता है वहाँ पर, और जहाँ पर इस प्रकार की सेल्स जो सीक्रेशन करती है ज़्यादातर, उनके अंदर हम क्या बताएंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो टाइप्स हैं वो कौन सा होगा? ग्रेन्युलर होगा, रफ होगा, यानी कि RER प्रकार की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती हैं। दूसरा जो टाइप है ER का वो होता है एग्रेन्युलर बोल सकते हैं या फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल सकते हैं, SCR, या हम जिसको चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल सकते हैं। तो जो चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैं इसकी सतह पर राइबोसोम नहीं पाए जाते। तो मेनली जो हैं राइबोसोम की प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर मैंने आपको बताया कि जो राइबोसोम जिस पर पाए जाएंगे उसको हम क्या कह देंगे? खुरदरी अंतःद्रवी जालिका, खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिस पर राइबोसोम नहीं पाए जाएंगे उसको हम क्या बोल देंगे? चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
और ये जो हैं जिसमें चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये उन कोशिकाओं में पाई जाती है जहाँ पर प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता या प्रोटीन संश्लेषण के लिए वो कोशिकाएं निष्क्रिय होती हैं, जैसे ल्यूकोसाइट्स हैं, स्पर्मेटोसाइट्स हैं, रेटिना हैं। ये इस प्रकार की जो सेल्स हैं उसके अंदर ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो पाई जाती है। हम इस ईआर जो हम बात कर रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हैं उनके यदि हम कार्यों की बात करें कि एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है उसके कार्य क्या हैं, तो जो कोशिका द्रव्य है उसके अंदर जो एंडोस्केलेटन है की तरह फैल करके ये कोशिका को जो मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पहला कार्य तो क्या है, कोशिका द्रव्य में एक जाल की तरह फैल जाएगी और जाल की तरह फैली रहती है ना, तभी इसका नाम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। रेटिकुलम जो वर्ड है ना वो अपने आप में ही जाल को दर्शाता है, इसीलिए इसको कहते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका, यानी कि जो अंदर का जो द्रव्य है उसके अंदर जाल के रूप में फैली रहती हैं, अर्थात अंदर का जो द्रव्य है उसमें जाल के रूप में फैली रहेंगी। तो जो कोशिका द्रव्य का एंडोस्केलेटन पार्ट्स हैं उसमें फैल करके मैकेनिकल सपोर्ट्स जो हैं यांत्रिक सहारा प्रदान करती है कोशिका द्रव्य को। यह पदार्थों के एक्सचेंज के लिए अत्यंत सतही क्षेत्रफल प्रदान करती हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करती हैं, पदार्थों के एक्सचेंज के लिए, विनिमय के लिए अत्यधिक स्थान प्रदान करेगी। और जो अंतःकोशिकीय तथा अंतरकोशिकीय पदार्थों का स्थानांतरण भी इसी द्वारा होता है। इंट्रासेल्युलर एंड इंटरसेल्युलर जो विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ हैं उनका स्थानांतरण ईआर ही करती हैं। और कोशिका से आयन एवं अणुओं के गमन के लिए एक जो है परिवहन तंत्र, ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है उसके रूप में कार्य करती है। और मेम्ब्रेन जिसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेन फ्लो, यानी कि झिल्ली प्रवाह है। जो झिल्ली प्रवाह है, एक झिल्ली से दूसरी झिल्ली के अंदर जो पदार्थों का जो परिवहन होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा होता है। इसके अलावा जो होता किस प्रकार है कि केंद्रीय जो झिल्ली है वहाँ से फिर केंद्रकीय द्रव्य छिद्र जो है उसमें आकर के और ईआर के माध्यम से गोल्जिका से होता हुआ प्लाज्मा झिल्ली से बाहर जो हो जाता है उसके द्वारा खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर उपस्थित राइबोसोम जो पाए जाते हैं उसकी सहायता से ही प्रोटीन संश्लेषण होता है। प्रोटीन संश्लेषण में राइबोसोम की भूमिका होती है, ये आप जानते हैं। और उस राइबोसोम की भूमिका जो है वो राइबोसोम जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो राइबोसोम पाए जाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो कणिका रूपी राइबोसोम पाए जाते हैं, ये ही राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस यानी कि प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर जो विभिन्न प्रकार के एंजाइम जो होते हैं वो जो उपापचय की क्रिया में भी भाग लेते हैं। चिकनी सतह वाली जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो ग्लाइकोजन, उपापचय के अलावा जो कोलेस्ट्रॉल हैं तथा विभिन्न प्रकार के जो स्टीरॉइड्स हार्मोन हैं उनका संश्लेषण भी ये करती है। और केंद्रीय झिल्ली, गोल्जिका आदि संरचना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही निर्मित मानी जाती है। आज तक हम जो पढ़ रहे हैं उसमें ये है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और जो गोल्जी बॉडी है उनकी जो निर्माण जो है वो किससे होता है, ईआर से होता है, ये मानते हैं हम। और ईआर जो है कि कुछ अंश जो हैं वो सेल प्लेट फॉर्मेशन जो होता है ना, जिसके अंदर हम सेल डिवीजन के अंदर पढ़ते हैं कि सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है जब एक कोशिका से दो कोशिका बनती है तो बीच के अंदर सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है प्लांट सेल में। तो वो जो सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है, सेल प्लेट जो बनता है वो उसमें भी ईआर का योगदान होता है। और ईआर लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है और चिकनी जो ईआर है उसमें प्रोटीन की बजाय लिपिड अणुओं की मात्रा ज़्यादा होती है। तो ईआर जो है मुख्य कोशिकांग है जिसको दो भागों में बांटा गया, आरईआर और एसईआर, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका और चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका। खुरदरी होती है वो मुख्यतः राइबोसोम का संश्लेषण, प्रोटीन का संश्लेषण करती है राइबोसोम के जरिए। और जो खुरदरी इसीलिए होती है क्योंकि उसकी जो सतह होती है उसके ऊपर राइबोसोम लगे होते हैं। चिकनी पर राइबोसोम होते नहीं है, वो उसमें प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है।
तो इस वीडियो को आप अच्छी तरह से देखिए और आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो पढ़ाया गया है इस वीडियो के जरिए उससे ज़रूर आप लाभान्वित होंगे। आगे के वीडियो भी विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं से संबंधित आएंगे जो बेसिक चीज़ है हर कंपटीशन एग्जाम के लिए और आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए। आगे के वीडियो जो आएगा उसके अंदर अन्य कोशिकाओं के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद स्टूडेंट।